एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की चाय मेरी रेडी है मॉर्निंग की, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ना इसमें चाय पत्ती है और ना ही चीनी है। तो चलिए इस चाय को एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ आज की सबसे बड़ी बात यह है कि आज मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। मतलब उठते के साथ जब मैंने बाहर का नज़ारा देखा ना तो मन खुश हो गया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था। धूप का नामो निशान नहीं था, नहीं तो 6 बजने के बाद ही धूप अच्छी खासी आनी, मतलब 5:30 के बाद ही बोलो धूप आनी स्टार्ट हो जाती है। बट आज मौसम बहुत अच्छा था, मन खुश हो रखा था क्योंकि इतनी गर्मियाँ पड़ रही थी ना। और अगर इन गर्मियों के बीच थोड़ा सा भी मौसम अगर इस तरीके से हो जाता है ना, पानी आना स्टार्ट हो जाता है, मौसम सुहाना हो जाता है, तो थोड़ी सी आशा की किरण नज़र आने लगती है कि नहीं, गर्मियों से भी राहत हमें मिलने वाली है अभी कुछ दिन के लिए फ़िलहाल, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो चलिए मैं बैठ के अपना चाय एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अभी जो मॉर्निंग वाला होता है ना वो मेरा मी टाइम होता है। इसके बाद पता नहीं कब मिले पूरे दिन भर में, क्योंकि इतनी शांति अभी रहती है ना सब तरफ, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर, और बहुत सुकून मिलता है। तो इस वाले टाइम को मैं मिस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि सबके उठने से पहले मैं उठ जाऊँ और कम से कम ये वाला टाइम मुझे मिले। मुझे उठने के बाद पर्सनली आधा घंटा चाहिए, उसके बाद ही मैं वापस एनर्जेटिक होकर किचन में या घर के अदर काम में लग सकती हूँ। बट उठने के बाद जैसे भी मुझे अपने लिए आधा घंटा चाहिए, तो वो मैं मिस नहीं कर सकती। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि चाहे बच्चों के स्कूल हो ना हो, जैसा भी हो, बट मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि ये टाइम फिर मुझे पूरे दिन भर में नहीं मिलने वाला है। ओके, तो चाय हुई एंजॉय करने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था अभी सुबह का नाश्ता और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए, क्योंकि डेली वही सब्ज़ी खा खा के बोर हो चुकी। तो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने आलू छील कर धो के रख लिए थे, ये कच्चे आलू हैं, बॉईल नहीं है, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और उसके बाद आलू से पता ही है आपको, कद्दूकस करने के बाद पानी निकलती है बहुत सारी, तो मैंने जो कद्दूकस किया हुआ है आलू, उसे पानी अलग कर ले रही हूँ और आलू को अलग कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो आलू से कितनी ज़्यादा पानी निकल रही है। बट हाँ, इस पानी को आप फेंकना मत, इसे आप अच्छे से कोई भी स्प्रे बोतल अगर आपके पास है तो उसमें स्टोर करके रख दो फ्रिज में। ये 1 वीक तो चल ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा फेस टोनर का काम करता है। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं तो आप इसे यूज करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं खुद ही इसे यूज करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा है। तो आप भी ट्राई करके देखो, अगर करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिजल्ट पता होगा, और नहीं करते तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखना। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। तो जो मैंने आलू कद्दूकस करके रखा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा बेसन डाल के मिक्स करके साइड रख दिया है। नमक मैंने नहीं ऐड किया है, क्योंकि नमक अगर डालूंगी तो फिर वो पानी छोड़ेगा, तो वो लास्ट में हम ऐड करेंगे। और इधर मसाले की तैयारी करते हैं। तो मसाला मेरा रेडी है। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्चा और जीरा डाला है, और उसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। सारे मसालों का एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था। तो जब तेल गर्म हो गया है मेरा, तो उसके बाद मैंने उसमें तेज पत्ता, दालचीनी और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। वो जब तड़क गया तो उसके बाद जो मेरा मसाला रेडी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसे अब धीमी आंच में धीरे धीरे पकाएंगे, क्योंकि धीमी आंच पे बनी हुई सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और अभी मेरे पास टाइम है, बच्चे सोए हुए हैं, तो आराम से मैं इसे धीमी आंच में पका सकती हूँ। अगर कभी हड़बड़ी रहती है तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब, बट अभी मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं आराम से धीमे धीमे से पकाऊंगी। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा और मसाले यूज करेंगे, जो कि है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और जो मैंने उस दिन जीरा भुना था उसका पाउडर, वो ऐड करके इसे हम धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। और इधर रेडी करते हैं टिक्की, जो मैंने आलू और बेसन रेडी किया है उसकी टिक्कियाँ हम बनाएंगे। तो उसे आप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैंने देखा है ना कि जब भी मैं उसे फ्राई करती हूँ काफ़ी तेल तेल हो जाता है, और उतना ज़्यादा तेल सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो तवा है मेरा, जिसमें मैं रोटियाँ बनाती हूँ, उसमें ही इन टिक्की को बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल कम तेल इसमें लगना है और टिक्की भी आराम से रेडी हो जानी है। तो कुछ नहीं, बस हाथ से गोल गोल करके मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन हाँ, टिक्की डालने से पहले तवा पे आप अच्छे से तेल लगा लो, ताकि टिक्की लटके ना। और उसके बाद चलिए मसाले देखते हैं कहाँ तक हमारे मसाले फ्राई हो रहे हैं। तो मसाले धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं, तब तक इधर टिक्कियाँ फटाफट रेडी करते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ अच्छे से पक गई थी टिक्की, तो इसे मैंने दूसरी तरफ पलट दिया। बीच बीच में इधर उधर पलट के आप अच्छे से टिक्किया को पका लो, और ये भी एकदम स्लो आंच में पकनी चाहिए आपकी, क्योंकि हाई आंच पे आप रखोगे ना, टिक्की आधी पकेगी आधी नहीं पकेगी, फिर जब सब्जी में जब यूज करोगे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगने वाली है। तो ये देख सकते हो आप, चारों तरफ से टिक्की बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं और पहले मसाला अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मसाला भी जब तक अच्छे से फ्राई नहीं होगा तब तक हम इसमें पानी नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो धीमी आंच में पकते पकते मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था। फ्राई होने के बाद जो एक सोंधी सी खुशबू आती है ना, वो आनी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया, बट थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी ना ग्रेवी वाली है
और ग्रेवी नहीं रहेगी तो प्रॉपर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया, 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाया, वापस ढक्कन हटा के देखा तो पानी में अच्छे से उबाल आ गया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टिक्की जो हमने बना के रखी है। तो बारी बारी से धीरे धीरे से सब टिक्कियों को ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर वापस से आप 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दो। और अब सब्ज़ी जो हमारी है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और कुछ नहीं, क्योंकि सारे मसाले हम इसमें ऐड कर चुके हैं। और ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट एकदम बनकर रेडी हो चुकी है। कभी कभी ना नया ट्राई करना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है और आपको भी मज़ा आएगा खाना बनाने में भी खाने में भी। चलिए, तो सब्ज़ी रेडी हो गई थी, रोटियां तो गरम गरम ही बनाऊंगी। तो अभी मैं फटाफट किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कल रात में क्या हुआ, खाना जब बना रही थी ना तो चींटियों ने काफ़ी परेशान करके रख दिया था, जो लाल वाली चींटी होती है ना। और मेरे साथ क्या है कि अगर मैंने किचन या घर कहीं भी किसी भी कोने में अगर मैंने कुछ भी थोड़े छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देख लिए तो मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ और उसके बाद मुझे उसकी सफाई करने लगना ही लगना है। तो इसीलिए आज मैं बैठी हूँ किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने। बीच बीच में ना अगर आप किचन की क्लीनिंग कर दो ना तो इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से भी आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं इतनी मेहनत से घर की पूरी साफ़ सफाई करती हूँ और उसमें अगर थोड़े बहुत भी कीड़े मकोड़े दिख जाए ना तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए आज मैं किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करने बैठ गई हूँ। जो ड्रॉअर के नीचे वाला हिस्सा है, खासकर ड्रॉअर में जो नीचे वाला एरिया है उन सबको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उसके नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदा बैठ जाता है, ऐसे पता नहीं चलता है। जब आप देखोगे ना तब समझ में आता है। कैबिनेट में तो साफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाता है, लेकिन जो ड्रॉअर के नीचे वाले हिस्से होते हैं ना बहुत गंदे होते हैं। तो मैं साथ ही साथ कॉटन कपड़े से पोंछते हुए जा रही हूँ और झाड़ू भी करते जा रही हूँ। और ये देख सकते हो क्या हाल हो रखा है इस कपड़े का। तो ये मैं अभी हटाऊंगी और इसकी जगह दूसरे कपड़ा लाऊंगी, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है। तो चलिए फटाफट पहले यहाँ से झाड़ू कर लेते हैं, क्योंकि नीचे फ्लोर में इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना कि पैर में बार बार चुभ रहा है और फिर मेरे ही पाँव में लगकर फिर पूरे फ्लोर में गंदा फैलाएगा। तो इसीलिए इसे मैंने साइड में एक तरफ रख दिया है। और अब चलते हैं जो काउंटर टॉप में मेरे थोड़े बहुत जो सामान मैंने रखा है उसे भी क्लीन करना है, क्योंकि भले ही मैंने एक कॉर्नर पकड़ा है किसी भी एरिया का, लेकिन जब एक कॉर्नर से मैं स्टार्ट करती हूँ तो फिर उस पूरे एरिया की सफाई कर देती हूँ। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मैं एक कॉर्नर की सफाई करके नहीं छोड़ती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है अगर मैंने कहीं से भी किसी भी रूम का अगर एक कॉर्नर पकड़ा है तो कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ पूरे एरिया को ही साफ़ कर दूँ। तो नीचे वाले कैबिनेट ड्रॉअर जो थे मैंने क्लीन कर दिए, पेपर चेंज कर दिए, क्योंकि क्लीनिंग में तो मैं लगी हुई हूँ, टाइम भी जाना है तो क्यों ना थोड़े अच्छे से ही क्लीन कर लूँ, ताकि कुछ दिन के लिए मैं निश्चिंत रहूँ। क्योंकि आप क्लीनिंग अगर कर रहे हो तो जैसे तैसे तो नहीं करोगे, अपना पूरा मन, अपना पूरा दिमाग और अपना पूरा टाइम दे के करोगे। तो जब इतना सारा चीज़ लगी रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा और टाइम दे के थोड़ा सा अच्छे से क्लीनिंग करते। तो जितने भी काउंटर टॉप में सामान थे, यहाँ तक कि जो स्पून मैंने जिस ग्लासेस में डाले थे वो सब गंदे हो रखे थे, तो सबको मैं डालती हूँ सिंक में और फटाफट सबको क्लीन करती हूँ। साथ ही साथ जो ये वाइट वाला आप स्टैंड देख रहे हो ना, इसे भी क्लीन करना है, क्योंकि वाइट है और थोड़ा बहुत भी गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़े से मैंने पोंछ के देखा बट वो साफ़ नहीं हो रहा था, तो अब इसे धोना ही होगा मुझे। बट इसे सिंक में मैं नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि सिंक की हालत देख सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं उसमें। तो इसे मैं बाथरूम ले आई, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की क्लीनिंग कर रहे हो ना तो अच्छे से करो, या तो फिर ना ही करो। तो वहाँ सिंक में मैं करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगता है, अच्छे से साफ़ भी नहीं होता, तो मैं आराम से बाथरूम में ले आई हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे बाथरूम वॉश करना ही है, तो गंदा कर ही लेती हूँ उसके बाद ही वॉश करूँगी। तो इसे मैं यहाँ ले आई हूँ और यहाँ मुझे थोड़ा सा स्पेस भी मिला, तो आराम से मैंने इसे क्लीन किया स्क्रबर से। और इसकी सबसे अच्छी बात है ना कि स्क्रबर से आप रगड़ो ना, ये इसमें स्क्रैचेज नहीं होते हैं। हाँ, बट सॉफ्ट वाला स्क्रबर आप यूज करना, रुखड़ा वाला मत करना, नहीं तो शायद हो जाए। मैं सॉफ्ट वाले से ही करती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया और मैंने हॉल में ही इसे पोंछ दिया, क्योंकि किचन पूरा फैला हुआ था। और अब मैं किचन में इसे लगाऊंगी। तो काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर दिया था, सिंक बस क्लीन करना था और फ्लोर तो वो बाद में करेंगे। तो इस स्टैंड का जगह मैंने चेंज किया है। कोशिश आप भी करिए ना कि आप जब बीच में ऐसी छोटी छोटी क्लीनिंग करते हो ना तो थोड़ा सा सामान का स्पेस आप चेंज कर दो, थोड़ा सा इधर उधर कर दो, आपको एकदम नयापन सा लगेगा और वापस से आपको काम करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो वही मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। इधर उधर जो कप थे मेरे उसे मैं यहाँ लगा रही हूँ। जो चीनी चाय पत्ती का वाइट वाला जार था उसे मैं इस स्टैंड में डालूंगी, और जो मेरा चम्मच छुरी रखने वाला जो मेरा सेल्फ था उसे मैं उधर ग्लासेस वाली जो सेल्फ है उसमें रख दूँगी। थोड़ा बहुत ना बीच में इधर उधर चेंज करना चाहिए, थोड़े बहुत सामानों का स्पेस आप बदलो, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करो, आपको देखना एकदम नया सा लगेगा, एकदम रिफ्रेशमेंट आ जाएगी लाइफ में और काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो मैं ये ट्रिक हमेशा करती हूँ, जब भी मैं छोटी मोटी कोई भी क्लीनिंग करती हूँ या फिर बड़ी क्लीनिंग करती हूँ, मैं ज़रूर बीच बीच में सामान इधर उधर से करती हूँ। तो मुझे एक नयापन लगता है अपने घर में और काम करने में बहुत मज़ा आता है। और एक ही तरह की चीज़ें या एक ही तरीके के सामान एक जगह देख देख के ना बोरियत होने लगती है, बोर लगने लगता है। तो बीच बीच में आप ये ज़रूर ट्राई करना, देखना आपको मज़ा आने वाला है।
ओके, तो अब नेक्स्ट था सिंक क्लीन करना था और उसमें जो बर्तन पड़े हुए थे, जो बड़े बड़े मेरे प्लास्टिक के डब्बे पड़े हुए थे, उसे मुझे क्लीन करना था क्योंकि 2 डब्बे ऐसे पड़े हुए थे ना जिसमें मेरा ध्यान भी नहीं गया था। वो उसमें कुछ सामान नहीं था, वो पूरे ख़त्म हो चुके थे जो भी सामान था, और वो डब्बे वैसे ही पड़े हुए थे, गंदे भी हो रखे थे। तो ठीक, अभी क्लीनिंग में ध्यान गया और इसे भी मैंने सिंक में डाल दिया था कि इसे धो ही देती हूँ, क्योंकि इस तरीके के डब्बे ना बहुत यूज आते हैं। तो इन्हें अगर क्लीन कर दूँगी तो फिर वापस से मुझे ये यूज में आ जाएंगे, क्योंकि गंदे डब्बों में ना फिर कुछ सामान रखो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से बीच बीच में मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ ना, तो सारी चीज़ों में ध्यान बड़े आराम से चले जाता है और इस तरीके से मेरा घर और किचन भी हमेशा चमचमाते रहता है और साफ़ रहता है। तो चलिए, बर्तन तो मैंने धो लिए थे, अब सिंक की बारी थी। तो सिंक को मैं आज क्लीन कर रही हूँ बेकिंग पाउडर और नींबू की हेल्प से, क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है ना, खासकर गर्मियों और बरसात में आप देखोगे सिंक से भी ना एक बहुत ख़राब सी बदबू आने लगती है, क्योंकि पूरे किचन में और उसके बाद पूरे घर में फैल जानी है। तो आप ऐसे कैसे रखोगे उसे, तो उस पर तो ध्यान देना ज़रूरी है और उसका सॉल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप बीच बीच में अपने किचन सिंक को बेकिंग पाउडर और नींबू से ज़रूर क्लीन करें। इससे 2 काम होंगे, एक तो आपका सिंक चमक उठेगा और सेकंड जो बदबू आ रही है वो दूर हो जानी है। बट हाँ, इसके बाद आपको ठंडा पानी यूज नहीं करना है, पहले तो आप गर्म पानी से धो, उसके बाद फिर आप ठंडा पानी यूज कर सकते हो। और हाँ, और एक चीज़ है कि जो पाइप हैं आपके, जो सिंक से जो पाइप जाता है वो भी आपके पूरे अच्छे से क्लीन हो जाने हैं। बहुत बार होता है ना कि जाम हो जाते हैं, तो वो जाम से भी आपको मुक्ति मिल जानी है। तो एक काम से आपको 3 फ़ायदे होने वाले हैं, तो फिर क्यों ना। तो एक बार बीच बीच में ना ऐसे आप ट्राई ज़रूर करना। और जब सिंक आपकी क्लीन हो जाए तो वापस से एक ड्राई कपड़ा लेके सिंक वाले एरिया और उसके आसपास वाले एरिया को ज़रूर साफ़ कर देना। तो अब देख सकते हो आप सिंक वाला एरिया मेरा कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो किचन के कपड़े होते हैं, किचन टॉवल होते हैं, उसे भी मैं ले जा रही हूँ वॉश करने के लिए। और यहाँ मैं दूँगी दूसरे टॉवल, क्योंकि किचन वाले टॉवल मैंने पहले भी कहा है, कोशिश करिए 2-2 3 दिन में चेंज कर ही दो। तो वो मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद किचन की क्लीनिंग तो हो चुकी थी, तो किचन के साथ साथ पूरे घर में झाड़ू करना था, क्योंकि झाड़ू करने से पहले जितना घर गंदा करना है कर लो, झाड़ू करने के बाद फिर इस तरीके की क्लीनिंग करोगे ना तो डबल मेहनत लगता है। तो इसीलिए जो भी डस्टिंग वाला काम होता है या ऐसे छोटी मोटी क्लीनिंग वाली काम होती है ना, वो आप कोशिश करो झाड़ू करने से पहले ही कर लो, तो आपको मेहनत कम लगने वाली है, टाइम भी आपका काफ़ी बचने वाला है, एक ही साथ पूरे घर साफ़ हो जाना है। तो किचन क्लीनिंग हो गई थी, तो किचन में झाड़ू करने के बाद मैंने पूरे घर में भी झाड़ू कर लिया और अब बारी थी पोछा लगाने की। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि जो मेरा बेड है उसके नीचे ये पोछा जाता नहीं है, तो क्या किया जाए, बेड के नीचे बहुत गंदा हो रखा है। झाड़ू तो मैं भले ही करती हूँ बट फिर भी पोछना तो ज़रूरी है, बार बार मैं बेड घसका नहीं सकती हूँ। तो उसके लिए ये जुगाड़ मैंने अपनाया है। ये जो बाथरूम में जो मॉप होते हैं जिससे हम फ्लोर क्लीन करते हैं, पानी साफ़ करते हैं, उसे मैंने लाया है और उसमें मैंने जो 2 सॉक्स है उसे भिगो लिया था पानी से और उसे मैंने इसमें लगा दिया है। और अब इसकी हेल्प से मैं बेड के नीचे वाला हिस्सा क्लीन करूँगी और यकीन मानिए इससे बहुत अच्छा क्लीनिंग होता है। तो मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई करके देखना कि वैसे एरिया जहाँ आपके मॉप नहीं घुसते हैं, जहाँ आपका मॉप नहीं जाता है और उसकी साफ़ सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है, तो आप इस तरीके से ट्राई करना। देख सकते हो कितना गंदा आ गया है सॉक्स पे, नीचे में कितनी गंदगी हो रखी थी। हम झाड़ू भले ही करते हैं बट जब तक आप अच्छे से पोछो ना नहीं ना, तो वहाँ की गंदगी जाती नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। आप सब भी ट्राई करके देखना ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए, बेड के नीचे वाला पोर्शन जो था वो अच्छे से क्लीन हो गया है और अब जो बाहर वाला फ्लोर है उसे तो मैं आराम से मैजिक मॉप से साफ़ कर सकती हूँ। तो इसे मैं करती हूँ साइड में और वापस से अपना लाती हूँ मैजिक मॉप और फ्लोर को क्लीन करती हूँ फटाफट, ताकि मेरा घर ऑलमोस्ट साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लगी रहती हूँ। घर का कोई भी हिस्सा हो, इसी तरीके से मैं अपने घर के हिस्से को बीच बीच में साफ़ करती हूँ, जिससे मेरा घर आपको अंदर बाहर सब तरफ से चमकता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए फ्रेंड, फ्लोर भी क्लीन हो चुका था और नहा धोवा के मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। और इधर जो मेरे डब्बे थे वो मैंने दे दिए थे धूप में, प्रॉपर सूख गए हैं, क्योंकि किचन में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने बाहर बालकनी में दे दिए हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।